हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने देखा कि स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने देखा था स्टीडी स्टेट स्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी और डायनामिक स्टेबिलिटी। तो इस सब की डेफिनेशंस हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर हमने स्टीडी स्टेट स्टेबिलिटी की एनालिसिस भी कर ली थी। और स्टीडी स्टेट स्टेबिलिटी की एनालिसिस हम करते हैं कब? जब छोटे से डिस्टर्बेंसेस हो, स्मॉल डिस्टर्बेंसेस के लिए। अब हम देखने जा रहे हैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की एनालिसिस। तो हमने डिस्कस किया था कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की एनालिसिस करने के लिए हमें डिस्टर्बेंसेस कैसे होने चाहिए, लार्ज डिस्टर्बेंसेस होने चाहिए। तो लार्ज डिस्टर्बेंस अब यहीं पर देखते हैं हम कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद लार्ज डिस्टर्बेंसेस, जो आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ। Transient stability is associated with large disturbances. Some of the example of large disturbances are short circuit fault. अगर हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट आती है, इट मे बी LG, LLG यानी कि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और थ्री फेज फॉल्ट, किसी भी प्रकार की शॉर्ट सर्किट फॉल्ट लार्ज डिस्टर्बेंस कराती है। और कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी का मतलब है आउटेज। आउटेज मतलब जनरेटर सिस्टम से अलग हो जाए, या कोई ट्रांसमिशन लाइन अलग हो जाए, या एकदम से लोड अलग हो जाए। तो ऐसे में क्या होगा, एकदम से लार्ज डिस्टर्बेंस आएगा। और लार्ज डिस्टर्बेंस में क्या होगा, ये इसकी एनालिसिस हम करेंगे ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के अंदर। तो आगे देखते हैं। नाउ वी नो देयर आर सर्किट ब्रेकर्स इन द सिस्टम एंड फॉर डिफरेंट फॉल्ट्स एंड कंटिंजेंसी सर्किट ब्रेकर कम्स इनटू एक्शन। तो हमारे सिस्टम में सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं, और अगर कोई फॉल्ट आती है या फिर कोई आउटेज होता है तो सर्किट ब्रेकर एक्शन में आता है। और सर्किट ब्रेकर क्या करता है, फॉल्टी पार्ट को अलग कर देता है और फॉल्ट होने से बचा लेता है। यही यहाँ पर आगे लिखा है, एंड इट रिमूव्स द फॉल्टी पार्ट। अगर नाउ इफ सर्किट ब्रेकर फेल्स टू रिमूव फॉल्टी पार्ट, अगर सर्किट ब्रेकर फॉल्टी पार्ट को रिमूव करने में फेल हो जाए तो सिस्टम क्या करेगा, सिंक्रोनिज्म को लूज कर देगा। यानी कि फॉल्ट बढ़ जाएगी और फॉल्ट बढ़ने से सिंक्रोनिज्म लूज कर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एक लिमिट होती है टाइम की, TCR, जिसको कहते हैं क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। इससे पहले ही सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कर देना चाहिए। इसके बाद अगर सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा, इसका मतलब है सर्किट ब्रेकर ऑपरेट ही नहीं करेगा और सिस्टम क्या करेगा, सिंक्रोनिज्म को लूज कर देगा। तो ये क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम आगे आएगा, इसलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया है कि जो भी सर्किट ब्रेकर्स हैं, अगर फॉल्ट से हमारे सिस्टम को बचाना है तो उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम से पहले फॉल्ट को रिमूव करना होगा, और इसी को कहते हैं क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम। तो आगे देखते हैं। अब देखिए, फॉर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस हमको लार्ज डिस्टर्बेंस की बात करनी है, तो हम यहाँ पर वर्स्ट केस एनालिसिस करेंगे। वर्स्ट केस एनालिसिस का मतलब है कि हम ऐसी सारी चीज़ों को हटाकर अपनी एनालिसिस करेंगे जो किसी न किसी तरीके से स्टेबिलिटी में मददगार साबित होती हैं, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करती हैं। उन सारी को हम हटा देंगे तो वर्स्ट केस एनालिसिस हो जाएगी, कि मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हमारे सिस्टम में नहीं है जो स्टेबिलिटी को सपोर्ट करे। तो उसमें देखिए, हमने यहाँ पर कई अजम्पशंस लिए हुए हैं। पहला है नेगलेक्ट सेचुरेशन। सेचुरेशन को नेगलेक्ट कर दें। सेचुरेशन का मतलब क्या होता है, हम मैग्नेटिक फील्ड में जानते हैं BH कर्व होता है, और BH कर्व में, जैसे BH कर्व में जब हम यहाँ पर H बढ़ाते रहते हैं तो फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती रहती है, और फिर एक समय आता है जब ये कांस्टेंट हो जाती है। इसी चीज़ को सेचुरेशन कहते हैं। पर हम यहाँ मान रहे हैं कि सेचुरेशन नहीं होगा, हम चाहे जितना H बढ़ाते जाएंगे उतना भी बढ़ता जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो इससे क्या होगा कि सेचुरेशन में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना बंद हो जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है तो फोर्सेस उतने ज़्यादा नहीं होते। लेकिन अगर हम ये मान लें कि सेचुरेशन नहीं होगा, यानी कि जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ता जाएगा, और फ्लक्स बढ़ता जाएगा तो फोर्सेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे जो हमारे सिस्टम को अनस्टेबल करने की कोशिश करेंगे। तो हमें वैसे भी वर्स्ट केस एनालिसिस करनी है, तो हमने मान लिया कि सेचुरेशन नहीं है हमारे सिस्टम में। दूसरा हमने मान लिया कि सैलियंसी, दूसरा है सैलियंसी हमारे सिस्टम में नहीं है। सैलियंसी का मतलब है
सैलिएंट पोल जनरेटर की हम बात करते हैं तो सैलियंसी भी स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। आपने सिंक्रोनस मशीन्स में देखा होगा कि एक होता है सिलेंड्रिकल रोटर मशीन और दूसरा होता है सैलिएंट पोल। तो सैलियंसी हमारे सिस्टम में स्टेबिलिटी को बढ़ाती है, तो इसलिए हमने ये माना कि सैलियंसी भी हमारे सिस्टम में नहीं है। उसके बाद हमने माना नेगलेक्ट डैम्पिंग, यानी कि डैम्पिंग भी नहीं है। डैम्पिंग का मतलब होता है जो ऑसिलेटरी मोशन को ख़त्म करे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में डैम्पिंग भी नहीं है, क्योंकि हम वर्स्ट केस एनालिसिस करना चाहते हैं। इसी तरीके से वाइंडिंग में रेजिस्टेंसेस नहीं है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, स्पीड जनरेटर डीएक्टिवेट है। हमको पता है स्पीड गवर्नर का काम क्या होता है। जब स्पीड अगर रोटर की बढ़े या घटे तो स्पीड गवर्नर उसे बैलेंस करने का काम करता है। तो हम ये मान लेते हैं कि स्पीड गवर्नर भी हमारा सिस्टम से गायब है, यानी कि अगर रोटर की स्पीड बढ़ेगी तो बढ़ेगी फिर, और घटेगी तो घटेगी। इसी तरीके से ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर भी डीएक्टिवेटेड है। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर भी डीएक्टिवेटेड है, इसका मतलब है कि वोल्टेज भी फिक्स नहीं रह पाएगा। वोल्टेज जो हमारा कांस्टेंट, इस ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर हमारे वोल्टेज को कांस्टेंट कर देता है, फिक्स कर देता है, रेगुलेट करता है। तो इसलिए हमने ये माना कि वो भी डीएक्टिवेटेड है। तो आप देख लीजिए कि हमने सेचुरेशन को भी नेगलेक्ट मान लिया है। हमने मान लिया कि ना तो हमारे सिस्टम में सेचुरेशन है, ना सैलियंसी है, ना डैम्पिंग है, ना वाइंडिंग रेजिस्टेंस है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, स्पीड गवर्नर डीएक्टिवेटेड है और ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर भी डीएक्टिवेटेड है। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे सिस्टम में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता हो। तो अब हम एनालिसिस करेंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, द एनालिसिस ऑफ ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी यूजिंग स्विंग इक्वेशन इज़ कॉम्प्लिकेटेड। हमने अभी स्विंग इक्वेशन देखी थी, डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम माइनस पी ई बराबर पी ए। ये हमने स्विंग इक्वेशन देखी थी। आप यहाँ पर ऊपर स्टेबिलिटी में देख सकते हैं, ये जो हमारी स्विंग इक्वेशन है। देखिए यहाँ पर एम डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम माइनस पी, ये हमारी स्विंग इक्वेशन है। और इसको हम यूज करके हमने स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस कर ली, पूरी स्विंग इक्वेशन को यूज करके। यहाँ पर देखिए, पर ट्रांजिएंट के केस में ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। ट्रांजिएंट के केस में ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो आप देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ, द एनालिसिस ऑफ ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी यूजिंग स्विंग इक्वेशन इज कॉम्प्लिकेटेड, सो वी कैन यूज ग्राफिकल मेथड which is also derived from swing equation and known as equal area criteria। हम ग्राफिकल मेथड को यूज करेंगे जो सीधे स्विंग इक्वेशन नहीं है पर स्विंग इक्वेशन से ही डराइव किया हुआ है वो मेथड, उसको हम यूज करेंगे और उसको हम कहते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये टर्म इक्वल एरिया क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस होगा। तो अभी तक हमने देखा कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस में हमें लार्ज डिस्टर्बेंसेस चाहिए, और लार्ज डिस्टर्बेंसेस कैसे होते हैं? लार्ज डिस्टर्बेंसेस होते हैं या तो फॉल्ट हो या कंटिजेंसी हो। हम ट्रांजिएंट एनालिसिस में कुछ एजम्पशंस लेके चलेंगे। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस में हम पूरा इफेक्ट देखना चाहते हैं कि अगर हम लार्ज डिस्टर्बेंस करेंगे तो उसका टोटल इफेक्ट क्या आएगा। इसीलिए हमने कई जो भी स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं वो हटा दिया। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए गवर्नर लगा हुआ है तो हमने लार्ज डिस्टर्बेंस कराया जिसकी वजह से रोटर की स्पीड में चेंज हुआ, लेकिन गवर्नर ने स्पीड मैनेज कर दी। तो इस वजह से हम ये नहीं देख पाएंगे कि हमारा एक्चुअल चेंज क्या हुआ। तो इस एक्चुअल चेंज को देखने के लिए हमने सारी ऐसे एलिमेंट्स जो स्टेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं उनको हमने हमारे सिस्टम से हटा दिया है, जिसमें सेचुरेशन है, सैलियंसी है, इस तरीके से स्पीड गवर्नर है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर है। तो अब हम देखते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया। और इक्वल एरिया क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके में। इसका डेरिवेशन और इसका जो डिस्कशन है उसको बड़े आराम से सुनिएगा, बहुत ढंग से सुनिएगा। तो इक्वल एरिया क्राइटेरिया में वी नो द स्विंग इक्वेशन एम डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम माइनस पी ई इज इक्वल टू पी ए, जहाँ पर पी एम क्या है? मैकेनिकल पावर या सेफ्ट पावर, कहीं कहीं इसको पी एस एच भी लिखते हैं। पी ई क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर। और पी ए क्या है? एक्सीलरेटिंग पावर। तो आप देखिए, अगर हम डी स्क्वायर, इसी को टी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर, एम को मैं उधर ले जाता हूँ, एम को उधर ले जाने में क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर डेल्टा डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए बाई एम। पी ए बाई एम होने के बाद अब हम दोनों तरफ टू डी डेल्टा बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
बोथ साइड, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 2 डी डेल्टा बाई डी टी, डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू पी ए बाई एम 2 डेल्टा डी डेल्टा बाई डी टी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि अगर आप डी डेल्टा बाई डी टी के होल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करें तो ये क्या आएगा? पहले 2 आएगा, फिर डी डेल्टा अपॉन डी टी, फिर डी डेल्टा बाई डी टी, यानी कि यही आएगा 2। इसका अगर मैं डेरिवेशन करूं, डिफ्रेंसिएशन, तो 2 यहाँ आ गया, डी डेल्टा बाई डी टी यहाँ आ गया, और इसका डबल डिफ्रेंसिएशन, तो ये टर्म है। और ये इसको ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, 2 पी ए बाई एम डी डेल्टा बाई डी टी। ठीक है, तो ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है, डी बाई डी टी डी डेल्टा बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पी ए बाई एम डी डेल्टा बाई डी टी। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लूँ तो ये तो सिंपली डी डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर ही आ जाएगा, और ये इसका डिफ्रेंसिएशन में डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पी ए बाई एम इंटीग्रेशन ऑफ डी डेल्टा। तो इसको आगे हम बढ़ाएं तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, डी डेल्टा बाई डी टी इज इक्वल टू 2 बाई एम इंटीग्रेशन ऑफ पी ए डी डेल्टा। और ड्यूरिंग फॉल्ट है ये, क्योंकि अगर फॉल्ट नहीं होगी, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो पी एम और पी ई बराबर होंगे, और पी एम और पी ई बराबर होंगे, अगर पी एम और पी ई बराबर हो गए तो पी ए ज़ीरो होगा, यानी कि डी डेल्टा बाई डी टी ज़ीरो होगा। तो ये हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ड्यूरिंग फॉल्ट ये इक्वेशन हमारी आएगी। अब इसको पी ए को मैं लिख सकता हूँ पी एम माइनस पी ई, भाई हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, पी ए को लिख दिया है पी एम माइनस पी ई, और पी ई को मैं उसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ पी मैक्स साइन डेल्टा, जो हमें पहले से पता है। तो डी डेल्टा बाई डी टी क्या हो गया? अंडर रूट 2 बाई एम पी एम माइनस पी मैक्स साइन डेल्टा इंटू डी डेल्टा। अब फॉर स्टेडी स्टेट क्या होता है? डी डेल्टा बाई डी टी ज़ीरो होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि एक्सीलरेशन होता नहीं है, ना डी एक्सीलरेशन ना डिसलेशन होता है। रोटर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है, और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है तो रोटर एंगल फिक्स होता है, और रोटर एंगल अगर फिक्स है तो उसका डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो होगा। तो अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन इंटीग्रेशन ऑफ पी ए इंटू डी डेल्टा ज़ीरो होगा। पी ए इंटू डी डेल्टा ज़ीरो होगा का मतलब क्या है? ये बात आप ज़रा यहाँ पर ढंग से देख लीजिए। द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी कैन देयरफॉर बी स्टेटेड एज इफ़ द एरिया अंडर पी ए डेल्टा कर्व रिड्यूसेस टू जीरो एट सम वैल्यू ऑफ डेल्टा। किसी पर्टिकुलर वैल्यू डेल्टा के लिए अगर इन दोनों का एरिया अंडर द कर्व ज़ीरो हो जाए, इसका मतलब कैसा है? स्टेबल सिस्टम है। इन अदर वर्ड्स, द पॉजिटिव एरिया अंडर पी ए डेल्टा कर्व मस्ट इक्वल टू निगेटिव एरिया अंडर पी ए डेल्टा कर्व। हैंस क्या हो रहा है यहाँ पर? पॉजिटिव एरिया निगेटिव एरिया के बराबर हो जाए तो फिर क्या होगा? टोटल मिलके ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? इक्वल एरिया क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है कई बार, तो आप इसको देख लीजिए ढंग से, और इसको देखने के बाद इसको रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट टर्म पे हम इसकी इक्वल एरिया क्राइटेरिया का यूज़ करेंगे ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस में, और हम देखेंगे कि कैसे ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को इक्वल एरिया क्राइटेरिया से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान देनी होगी कि स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्विंग इक्वेशन का, और आसानी से वो सॉल्व हो जाता है, लेकिन ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया। और भी आगे मेथड है। स्विंग इक्वेशन क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स पड़ती है लार्ज डिस्टर्बेंसेस के लिए, इसीलिए हमने ग्राफिकल मेथड को यूज किया है, जो ग्राफिकल मेथड हमारा ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को एनालिसिस करने में काम आएगा। तो हम अगले टर्म पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम बड़ा डिस्टर्बेंस करें और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे वो सिस्टम को स्टेबल करेगा। तो इन डिस्टर्बेंसेस में या तो हम मैकेनिकल, दो तरीके के डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, या तो हम स्टीम, अगर थर्मल पावर प्लांट है तो स्टीम बदल दें, यानी कि मैकेनिकल इनपुट में चेंज कर दें, या फिर इलेक्ट्रिकल आउटपुट में चेंज कर दें, वो हम आगे देखेंगे। तो आप इसको ढंग से देख लीजिए अच्छी तरह, और इस इक्वल एरिया क्राइटेरिया को आप ढंग से देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछा जाता है और इसका एक उपयोग, तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट टर्म में मिलते हैं।
ओके, थैंक यू।